नाजरीन आदाब, मैं हूं आपका मेज़बान खुरम सुहेल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम चाय खाना। और इस प्रोग्राम की एक ख़ास सीरीज़ जिसके तहत हमने लाहौर और इस्लामाबाद में अपने मशाहीर से गुफ्तगू की है। इसी सिलसिले की कड़ी का एक इंटरव्यू, अहम इंटरव्यू, एक ऐसी शख्सियत जो शेर व अदब में, ड्रामा निगारी में, तदरीस में और उसके साथ साथ खाका निगारी और दीगर अदबी जहतों में अपना एक अहम नाम, एक अहम पहलू रखती हैं। वो शख्सियत आज मेरे साथ, मेरी खुशनसीबी में उनसे मुकालमा कर रहा हूँ। तो बग़ैर किसी ताख़ीर के आपको मुतारिफ़ करा रहे हैं पाकिस्तान के अदबी मंजरनामे का एक बड़ा नाम, जनाब असगर नदीम सैयद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज? बस फाइन खुरम। हमने कहा कि आप न जाने कब कराची आएंगे, हम ही आपके पास लाहौर आ जाते हैं। बड़ी मेहरबानी। उसकी वजह यह है कि आपका प्रोग्राम तो मैं फॉलो भी करता हूँ, देखता भी हूँ, इसलिए कि जो शख्सियात आपके यहाँ आती हैं उनकी बातें सुनने को दिल भी करता है। और ये कि आज के इस दौर के अंदर जो इल्मी और तख्लीकी सतह की गुफ्तगू अगर मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए। सर, बहुत शुक्रिया। आप हौसला अफजाई करते हैं, पसंद करते हैं प्रोग्राम को, बहुत अच्छा लगता है। अमूमन कई सीनियर्स हमारे यहाँ ज़रा कम हौसला अफजाई करते हैं, तो ऐसे में आप जैसी शख्सियात का होना और ऐसी हौसला अफजाई का होना हमें और तहरीक देता है कि हम मज़ीद नहीं, बहुत अच्छा प्रोग्राम ये होना चाहिए, चलते रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया। सर, पिछले दिनों एक तहरीर सोशल मीडिया पर नज़र से गुज़री और कई लोगों ने उसको अपनी आवाज़ में भी रिकॉर्ड करके डाला यूट्यूब पर, कि उसमें उसका लुबे लुबाब ये था कि आपने अपने 40 साला कैरियर तदरीस का उसके हवाले से लिखा कि मैं वो नहीं पढ़ा सका जो मैं पढ़ाना चाहता था। तो इस ज़िम्न में ज़रा सा बताइएगा कि 40 साल बाद भी आप ये कह रहे हैं कि मैं जो पढ़ाना चाहता था वो मैं नहीं पढ़ा सका, क्या कैफियत है? एक्चुअली एक तरह से ये सिंबॉलिक है। ओके, मैंने तो जो पढ़ाना था अल्लाह के फजल से अब भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब तंज़ ये है कि जो आपका तालीमी निसाब है, जो आपका तालीमी माहौल है, जो आपके बच्चों की तरबियत है, वो जिस तरीके से आते हैं, और ख़ास तौर पर जो निसाब है वो अलाउ ही नहीं करता कि बच्चा जो है बैरियर तोड़े, बच्चा जो है ख्वाब देखना सीखे। उसको आपने एक रट्टक का तोता बना के और आपने नंबर गेम में डाल दिया। सही। कितने एज लेने हैं, ये बिल्कुल गलत निज़ाम है, बिल्कुल। क्योंकि ये तो फिर आपको एनरोट करता है कि आप बस एक ही रुख पे चलते जाएं। इल्म और तालीम तो आपको पता है कि कितने जिहतों का नाम है। तो ये दरअसल तहरीर मैंने उस निज़ाम के ख़िलाफ़ लिखी जिसमें और टीचर्स भी ज़ाहिर है मेरे जैसे हैं और जिनको ये मौका ही नहीं मिलता ये सब कुछ पढ़ाने का, क्योंकि उनको जो दिया जाता है वो एक प्लेट में रख के ये है कि लो जी ये है, डिश आउट कर दें और स्पून फीडिंग करके आप तनख्वाह लेके फारिग। तो इल्म तो भाई एक अजीब व गरीब समंदर है, एक टनल के बाद दूसरी टनल, एक रोशनी के बाद दूसरी रोशनी। सो ये इस हवाले से तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी दुनिया में उसको उसी स्पिरिट के साथ लिया गया। वाह, कि उन्होंने उस बात को महसूस किया कि वाकयातन इल्म जो है वो रह गया। टीवी ड्रामा में आपने इतना काम किया, पीटीवी के ज़माने से आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और फिर प्राइवेट सेक्टर में भी आपका काम बेइंतहा नुमाया है, सब जानते हैं आपके ड्रामों को। जैसे मुझे चांद गिरहन हमेशा मैंने दिल से लगा के रखा आपका वो ड्रामा। इसी तरह और बेशुमार, ये जब बाद में नज़दीक की चीज़ों में खुदा ज़मीन से गया नहीं, मुझे याद है, बहुत ही दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ मौसर चीज़ थी। तो आपने नज़रियाती काम भी लिखा, आपने कमर्शियल काम भी लिखा और आपकी कमिटमेंट का एक तवील अरसा है। लेकिन सर, ड्रामा ऐसा लगता है कि हमारे हाथ से निकल गया है, टीवी का ड्रामा। और पहले हमें लगता था इंडियन ड्रामा लोग देखते हैं, अब वो भी नहीं देखते लोग। और जो जदीद वेब सीरीज़ का कॉन्सेप्ट आया है और जो नेटफ्लिक्स जैसे पोर्टल्स आए हैं या और दीगर जो पोर्टल्स हैं, फ़िल्म का मामला भी तब्दील होता नज़र आ रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में बतौर ड्रामा निगार आप क्या वजह समझते हैं कि जो ड्रामा हमारे हाथ से गया, हम क्यों इसको वेब सीरीज़ की तरफ कन्वर्ट नहीं कर पाए? बात यह है कि जब चैनल्स आए थे तो उनका सरमायाकारी का एक रुझान था, आप सब जानते हैं। और ये सरमायाकारी बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि एक सेक्टर है
एक मीडियम है, उसमें कोई सरमाया लगा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब हुआ क्या कि क्रिएटिव लोगों की बजाय मार्केट के लोगों को उन्होंने ऊपर बिठा दिया। अच्छा, मैं इसको भी बुरा नहीं समझता कि ठीक है भाई, आप मार्केटिंग करें, आप पैसा कमाएं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, मगर कंटेंट पे पैसा कमाएं। आप ये देखें कि एक सोसाइटी की ज़रूरतें क्या हैं। एक सोसाइटी बटी हुई है, ठीक है, रूरल अर्बन तो अपनी जगह पर, बटी हुई है तबकों में, बटी हुई है अपनी ज़बानों में, बटी हुई है वो अपने नज़रियात में, बटी हुई है वो अपने तबकाती और दूसरी सतहों पर। तो भाई उसके लिए जो पैकेज आप तैयार करें वो एक नहीं हो सकता कि आपने तमाम चैनल्स पे एक ही जैसा ड्रामा दिखा दिया या दिखा रहे हैं। क्यों? कि आप समझते हैं कि ख़वातीन जो हैं वो शाम को उनकी ज़रूरत है। भाई उनकी ज़रूरत पहले भी थी, ड्रामा पहले फैमिली का ड्रामा था, अब सिर्फ ख़वातीन का ड्रामा है। तो ये आपने खुद एक इतनी बड़ी लार्जर ऑडियंस को एक तरफ कर दिया। क्यों काटा? ताकि वो आपका करंट अफेयर्स देखें। उन्हीं के हैं ना दोनों चैनल, ठीक, उन्होंने कहा घर में तकसीम डाल दो, ओके ठीक है ना, मर्दाना डब्बा अलग कर दो, जनाना डब्बा अलग कर, चलो भाई कर लो। अच्छा, लेकिन कम से कम आप ये तो करो कि हमारे मौज़ूआत क्या हैं। हमारी आज की जो बच्ची है जिसको आप दिखा रहे हो कि वो शादी के लिए तड़प रही है या तलाक के लिए तड़प रही है या उसकी नंद उसको तंग कर रही है, उसका देवर उसको तंग कर रहा है, ये तो देखो कि 60-70% बच्चियाँ इस वक्त हायर एजुकेशन में हैं। बिल्कुल। और मेडिकल की तालीम से लेकर इंजीनियरिंग की और सारी तालीम में वो हैं, क्योंकि मैं खुद पढ़ा रहा हूँ जी। तो उन बच्चियों का मसला शादी नहीं है, उनका मसला सोसाइटी में अपनी इज्जत है, सोसाइटी में जॉब है, अपने पाँव पे खड़ा होना है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में एक किसी के हाथों महकूम ना रहें जी। उनका ये मसला है। वो मसला आपने कभी नहीं दिखाया जी कि वो क्या स्ट्रगल कर रही हैं और वो किस तरीके से जो है वो एक्सेल कर रही हैं। तो ये है मेरा पॉइंट। सही। तो इसलिए आप ये मौज़ूआत ले लें तो हमें तो कोई बात नहीं, अच्छा ड्रामा बन सकता है, हमेशा बनता रहा। तो ये एक पहलू, ये 2-3 पहलू हैं जिसको ये मॉनिटर करना चाहिए। तो आपको कभी किसी ने कहा रोती धोती औरत का ड्रामा लिख दें सैयद साहब? कहा था और वो करना भी चाहते थे, तो बस वहाँ हम रुक गए। देखें, ये है वो जिम्मेदाराना फैसला। वो फैसला ले लिया कि नहीं, हमारे पास चूँकि दूसरे रास्ते मौजूद हैं एक्सप्रेस करने के। सबसे बड़ा रास्ता तो यूनिवर्सिटी है जी, जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैं 4 यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे लिए तो सेटिस्फेक्शन का इससे ज़्यादा कोई और मकाम ही नहीं है। तो एक बात। दूसरा, भाई मैं पहले राइटर हूँ, तो राइटर हूँ, मैं नॉवलिस्ट हूँ, मैं नावल लिखूँगा, मैं पोइट्री करूँगा। मेरे लिए तो एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारे मीडियम हैं, और शोहरत भी आपका मसला और शोहरत मसला नहीं है। तो मीडियम्स जितने हैं मेरे अपने मीडियम्स हैं, मैं इन मीडियम्स को क्यों नेगलेक्ट करूं, क्यों इग्नोर करूं? तो आपके सामने है, मैंने बिल्कुल लिखना। यानी ड्रामे के जवाल में अगर और लोगों का हिस्सा है तो उसमें मुसन्निफ का भी हिस्सा है, ड्रामा निगार का भी हिस्सा है बराबर। असल में वो मुसन्निफ अब रहा भी नहीं जी। देखें, जो हम लोग थे, हम गए थे लिटरेचर से जी, आपको पता ही। बिल्कुल बिल्कुल। अशफाक अहमद, अनवर सज्जाद, मैं हो गया, अनवर मकसूद हो गए, उधर से नूरुल हुदा शाह हो गई। हम लोग सारे बैकग्राउंड से गए थे। जुनेजो साहब थे, अब्दुल कादिर। तो बहरहाल वो हम इसलिए नहीं गए थे कि हमें शोहरत चाहिए, पैसा चाहिए। हम तो इसलिए गए थे कि हमें एक्सप्रेस करना है, हमें कोई बात करनी है। वो बात हमने की। बिल्कुल। तो इस बुनियाद पर जब वो वक्त आया कि भाई अब आपको हम डिक्टेट कराएंगे, तो हमने तो कभी डिक्टेशन नहीं दी थी। हालांकि पीटीवी में असलम अजहर थे जी जी, पीटीवी में फजल कमाल साहब थे, यावर हयात थे, कंवर आफ्ताब थे, बहुत बड़े बड़े नाम थे। उन्होंने तो डिक्टेट नहीं कराया, वो तो हमारी तरफ देखते थे। बिल्कुल। कहते थे आइडिया लाओ, वो आइडिया को देखते थे, खुश होते थे, कहते थे करो। मेरा मतलब है कि डिक्टेशन आप किसको दे रहे हैं? जिसका लिटरेचर से गहरा ताल्लुक है, जो दुनिया की क्लासिक को पढ़े हुए है, दुनिया की क्लासिक को जानता है, जो अपनी उर्दू की पूरी रिवायत को जानता है, जो फिल्म की पूरी ट्रेडिशन को जानता है, तो उसको क्या डिक्टेट कराएंगे आप?
तो बस ये था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तो वहाँ से फिर हम आपका वो अलग बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एक छोटा सा वक्फा हम लेंगे और हाजिर होते हैं। नाजरीन हमारे साथ रहिएगा। बात हो रही है असगर नदीम सैयद साहब से, गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी है। अभी एक छोटे से वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाजरीन, गुफ्तगू हो रही है असगर नदीम सैयद साहब से। तो सर आप से एक मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि आप इतना ज़रखेज़ जहन आपका, इतना माशाल्लाह लिखते हैं आप, ड्रामे में इतना कंट्रीब्यूशन है आपका, अदब के आप कारी हैं, फ़िल्म लिखने का ख्याल क्यों नहीं आया? हाँ, आपके सामने है कि पाकिस्तानी फिल्म का मैं टीचर भी हूँ जी और स्टूडेंट भी रहा हूँ। जी मेरे पास पूरी हिस्ट्री है 47 48 से लेकर अब तक की। जी अच्छा, उसमें इस वक्त नहीं है कि मैं वो सारा डिस्कस करूं, लेकिन फिल्म का मीडियम हमारे यहाँ कभी भी इंटेलेक्चुअली ग्रोन अप नहीं रहा, कभी भी तख्लीकी लोगों के पास ये नहीं रहा। हमारा म्यूज़िक अच्छा था, हमारे गुलकार अच्छे थे, हमारे अदाकार अच्छे थे, लेकिन उसको चाहिए टेक्स्ट, चाहिए उसको, चाहिए स्क्रिप्ट, उसको चाहिए डायरेक्शन, उसको चाहिए टेक्निकल सपोर्ट, उसको एस्थेटिक चाहिए। ये सारी चीज़ें नहीं थी, किसी हद तक थी वो, लेकिन जब आपके पास बुनियादी तस्वुर ही ना हो फिल्म मेकिंग का, तो वो, अब मैं फिल्म मेकिंग पढ़ाता हूँ जी, ठीक है, पिछले 20 साल, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। जी बहुत बहुत सही पूछा। और एक चीज़ मैं आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए बता रहा हूँ कि मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री और वर्ल्ड सिनेमा पढ़ाता हूँ। ठीक। अब जो शख्स वर्ल्ड सिनेमा पढ़ाता हो, पढ़ाना चाहिए, ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी की सतह है, तो मैंने वर्ल्ड सिनेमा की पूरी हिस्ट्री कई बार पढ़ी। अच्छा, मुझे ज़बानी याद है, बिल्कुल ठीक। मैंने उस हिस्ट्री को उर्दू में पहली बार लिखा है। वाह, अच्छा जी, वाह वाह, आलमी सिनेमा, तख्लीक से तहकीक तक, क्या बात है, तहकीक से तख्लीक, ठीक है। तो ये किताबी तो ये सूरत किताबी सूरत में आना है। आहा, इसके कोई तकरीबन 600 सफ़े लिखे जा चुके हैं, सिर्फ 100 सफ़े बाकी हैं। वाह वाह वाह, तो ये इंशाअल्लाह ये तो आपने बड़ी अच्छी खबर दी। हाँ, वाह, और ये उर्दू में पूरे बरे सगीर में पहली किताब, क्या बात है, क्या बात, क्योंकि उर्दू में आलमी सिनेमा की हिस्ट्री वाह नहीं है, नहीं है, और हिस्ट्री भी स्केची नहीं, हाँ, ना, हिस्ट्री भी पूरे रूट्स के साथ कि कब कैसे ट्रेंड बदले, कैसे सिनेमा, नेशनल सिनेमाज क्या थे, वाह वाह वाह, हॉलीवुड कैसे बना, आहा, और फिलिपाइन के सिनेमा तक, जी जी जी, वियतनाम के सिनेमा तक की हिस्ट्री है। ईरान आ जाता है, जापान तो पायनियर्स में है, फ्रांस पायनियर्स में है, जर्मनी, रूस, ये बड़े सिनेमा है। बिल्कुल। अच्छा, फिर ये चेक रिपब्लिक और लैटिन अमेरिका भी है, लेकिन ये पोलिश, बल्गेरियन, ये सारा। तो खैर वो हिस्ट्री बड़ी दिलचस्प है। यानी मेरा जो कॉलम में आलमी सिनेमा के तनाजुर में आप लिखते थे, मैंने आपको फ़ोन भी आपने मुझे ये बताया, तो यानी ये फिर मेरा कॉलम और ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि अब आप जब तारीख दे देंगे तो वो तारीख अब भी इतनी तवील है। हाय हाय, सही बात, क्योंकि इतना फैलाव, इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, इतने बड़े बड़े ट्रेंड्स हैं और जॉनराज हैं, तो वो उसको लिखते लिखते आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि बॉलीवुड सिनेमा पे आलमी सिनेमा में सिर्फ 15 सफ़े हैं। हाय 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 हाय, कितनी बड़ी इंडस्ट्री, मैं समझ गया, पूरा कंसाइज करके आपने उसको, वो 15 सफ़े हैं, क्योंकि उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है, वो इतना बड़ा सिनेमा नहीं है। उन्होंने कोई ऑस्कर नहीं लिया, सिवाय एक ऑस्कर के, सत्यजीत रे के। बहरहाल वो भी एजाजी था, वो हाँ एक तरह से एजाजी था, क्योंकि उनकी फिल्म पाथर पंचोली जो थी पहली 10 फिल्मों में आ गई थी। अच्छा, उन 10 फिल्मों में जापानी फिल्म भी है, समुराई, तो बहरहाल वो एक बड़ी दिलचस्प, सेवन समुराई, वो बहुत दिलचस्प, तुम चूंकि सिनेमा के स्टूडेंट हो तो तुम्हें पता है। तो वो पाथर पंचोली को देखकर उन्होंने कहा, फ्रेंच लोगों ने, ये कौन है जो हमारी तरह सोचता है, क्योंकि वो तो पूरा रियलिस्टिक और फिर न्यू रियलिस्टिक और फिर सरियलिस्टिक, ये 3 वेव्स हैं उनके यहाँ।
और वही वेव्स फिर आगे गई। जी। तो बहरहाल क्या बात, वो बड़ा लुत्फ आ रहा है। वाह वाह वाह। तो यानी मतलब वो बात उसकी तस्दीक हो गई जो मैं कभी कभी सोचा करता हूँ। इशफाक साहब ने कोशिश की, जावेद वो अहमद बशीर साहब ने कोशिश की, फैज़ साहब ने कोशिश की फ़िल्म के मीडियम में, और ये सारे तख्लीकी लोग नहीं चल पाए। और आपकी इस बात की मतलब ये तस्दीक हो रही है वो कि थे एक्चुअली थे वहाँ पर माफियाज। उस वक्त तो माफिया का नाम नहीं था, जी। नेटवर्क थे। जी ठीक है, वो उनमें डिस्ट्रीब्यूटर था, जी उनमें सिनेमा ओनर था, जी। उनमें स्टूडियो ओनर था, और एक था फाइनेंसर। ठीक, तो फाइनेंसर को सबने बेवकूफ़ बनाया, सही। उसके पास तो पैसा था सिर्फ। तो ये लोग थे जो उसको कंट्रोल करते हाँ, थे। नतीजा ये कि जो इन्होंने कह दिया वो चीज़ हो गई। सही। अच्छा, और वो मक्खी पे मक्खी मारी गई। और बहरहाल यानी बहरहाल बर्रे सगीर के सिनेमा में एक आदमी मुझे कामयाब दिखाई देता है जो अदब के कबीले से, वो मंटो साहब हैं। वो मंटो साहब भी, लेकिन उसको कहाँ मौका मिला? हाँ, मौका खुल के नहीं मिला उसको तो बॉम्बे में मौका मिला। जब वो यहाँ आया है तो यहाँ तो उसकी एक फिल्म में जी बमुश्किल डायलॉग का जिक्र है, जी। और कोई नहीं। मेरे पास तो पूरी हिस्ट्री है ना, पूरा 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 डेकेड्स की हिस्ट्री है। तो खैर, तो ये वजह रही। अशफाक साहब भी इसलिए नाकाम हुए कि देखें, वहाँ लोग बैठे हुए थे, वो कहते थे हमने आपकी फिल्म ही नहीं उठानी, तो आप क्या क्या करेंगे आप? क्या करें? और फैज़ साहब का तो ये है कि ढाका सिनेमा में वो बनी। बिल्कुल। अच्छा, और वो AR कारदार ने बनाई, जी। जो हमारा बहुत बड़ा पायनियर है, जी। अब्दुल रशीद कारदार। तो अब्दुल हफीज़ कारदार का वालिद, जी तो जो हमारे क्रिकेटर थे। जी जी, बड़े मशहूर ज़माने। अच्छा, तो रशीद कारदार बॉम्बे से था, बॉम्बे से काम करता आ रहा था। तो वो जब वो मैंने देखी है जागो हुआ सवेरा। अच्छा, वो क्या फिल्म है, क्या फ्रेमिंग और है, क्या फ्रेमिंग है, और क्या ब्लैक एंड वाइट का करिश्मा है, आय हाय, करिश्मा है। और फिर क्या करिश्मा है कश्ती रानों का, और जो कश्ती की बस्ती है, आय हाय। बस्ती वाले जो हैं, ओ हो। तो वो तो फिल्म, उसका जब फ्रेम आता है ना, वो फ्रेम बोलता है। वैसे उसका जो प्रेजेंस है कैरेक्टर्स की ना, वो ना भी बोले, यानी फिल्म की ज़ुबान में कहते हैं कि साइलेंट इमेज कोई नहीं होता। अगर आदमी खड़ा भी है और नहीं बोल रहा तो समझो वो बोल रहा है, क्योंकि फ्रेम बोल रहा है, इमेज बोल रहा है। बिल्कुल। तो बहरहाल वो तो हर चीज़ बोलती है उसमें। सही बात। तो बहरहाल ये बहुत सारी बात है। ये अच्छा हो गया, हमने इस नुक्ते को भी देख लिया। अच्छा, अब हम ये सुनते आए हैं और मैंने देखा भी कि या तो अच्छा शायर होता है या फिर अच्छा नसर निगार होता है। ये दोनों एक साथ होना ज़रा मुश्किल है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि आप दोनों में खासा निभा रहे हैं। कम से कम हो सकता है मैं आपके मुतासरीन में हूँ इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन अमूमी तौर पर आपकी क्या इस पर राय है, और आपके ये दोनों तजुर्बात बैक वक्त कैसे रहे? मैं बहुत खुश किस्मत रहा हूँ कि ड्रामे से पहले ही मेरा मजमुआ आ गया था सही, शायरी का, और शायरी ही मेरा पैशन था और अभी भी है। तो उस बुनियाद पर मैंने जो अपना नाम बनाना था, मैं अब आपको क्या बताऊँ कि मेरी शायरी ने मुझे इतना कुछ दिया है, मैं बता देता हूँ। अच्छा, मुझे सरवत हुसैन दी, आय हाय, जिसको मेरी नज़्म ज़बानी याद। वाह वाह वाह, इतनी बड़ी खुशकिस्मती किसकी हो सही सकती है? इस तरह जमाल एहसानी, आय हाय, ये मेरे वो लोग हैं, अफजाल अहमद आय सैयद, हाय, क्या ये बात। मेरे वो दोस्त हैं जिनके साथ मैंने चलना सीखा है। और फिर जीशान साहिल तो हमारा बच्चा था है, वो मुझे हर शाम एक नज़्म सुनाता था फ़ोन पे। अच्छा, मेरा आगाज़ हुआ कराची से। अच्छा, जब सिब्ते हसन साहब ने पाकिस्तानी अदब निकाला, आए, ये एक ज़माना है, वाह, और हर महीने वो पर्चा आपके टेबल पे होता। क्या बात, अच्छा, उसमें मेरी 3 नज़में कम से कम होती थी, वाह, और सिब्ते साहब मुझे प्यार करने लगे। वाह वाह, तो वो उन्होंने मुझे, तो उस वजह से वो पढ़ी गई। सरमद सहबाई उसी ज़माने में मेरे दोस्त हुए। वाह वाह, तो ये सारे, फिर मुनीर न्याजी, ये फिर इनसे जो दोस्तियाँ हुई, तो वो उसमें शायरी का ही बड़ा अहम हिस्सा है। सही। तो और वही पहचान बन गया। तो उसके बाद फिर शायरी अपने तौर पर चलती रही, इंडिया में बहुत छपी, और इंडिया में ख़ास तौर पर शमसुर रहमान फारूकी से भी मेरी दोस्ती इसी शायरी के हवाले से हुई। उस वक्त तो नसर मेरी नहीं थी। सही। तो वो फिर मैं जब लखनऊ गया तो उन्होंने फिर पूरी दावत की, यहाँ आए तो वो फिर मिले, और तो शायरी ही एक बुनियादी वसीला रही। और शायद आपका कैथारसिस भी उसी से भी ज़्यादातर जज्बात का में हुआ।
उसके बाद फिर जाहिर है मीडियम बदलते हैं। फिर जब ड्रामा आ गया तो ड्रामे के साथ नसर भी आ गई, नसर के साथ फिर नावल आ गया। अब जब ड्रामा मुकम्मल किया कि भाई बस अब, तो अब फिर नावल लिखने शुरू किए सही। और कहानियों का मजमुआ आया, फिर मज़ामीन, खाके, तो फिर अब नसर में भी है, शायरी चल रही। बिल्कुल ठीक। आपने अभी, हमारी बात हो रही थी इंटरव्यू से पहले गैर रस्मी गुफ्तगू में, आपने बताया कि अब आपकी खाकों की किताब आ रही है जी, और ऐसा लग रहा है कि उसमें बड़े कोई अहम किस्म के खाके, थोड़ी तफसील। एक्चुअली उसमें यह है कि मेरे खाकों में मेरे दोस्त हैं। ठीक है। अब दोस्तों में अहमद फराज हैं। अच्छा, हर दोस्त का खाका नहीं लिखा मैंने जी। मगर जिसकी शख्सियत में वो, मैंने सफ़र बहुत किया फराज के साथ, हाँ। तो वो चाहते भी आज़ाद। बहुत थे मुझे। अच्छा, इसी तरह शमी मनफीस के साथ मेरा कम अज़ कम 40 साल का हाय हाय। ताल्लुक़ रहा। हाँ। अच्छा, इसी तरह किश्वर नाहिद के साथ भी 40 साल। तो आप कुछ क्रिटिकल भी हुए तो इन खाकों? बिल्कुल हुआ हूँ, बिल्कुल अमूमन हुआ। लोगों का ख्याल है कि खाके में क्रिटिकल नहीं होना चाहिए, नहीं, जबकि मेरा तो ख्याल है होना चाहिए। बस बात है कि आप बात करने का किनाया और सलीका क्या रखते हैं। ठीक। आपने लठ मारनी है तो वो तो फिर नहीं है। आपको खाके की जो एक साइकोलॉजी है वो जाननी चाहिए कि बात करने का ढंग क्या है। इंसान में तो बेशुमार पहलू हैं जो कमज़ोरियाँ हैं। बिल्कुल। अब उन कमज़ोरियों को कैसे बयान करना है, ये सलीका खाका निगार की बुनियाद है। बिल्कुल ठीक। तो वो जो हमारे यहाँ चंद खाका निगार रहे हैं, जैसे मिंटो है। जी। अब मिंटो ने क्या नहीं किया, ओहो। लेकिन जिन पे उसके खाके थे वो कहते थे काश और लिखो हमारे बारे में, हाय हाय। या जिन पे नहीं लिखा वो कहते थे मिंटो साहब हमारे पे भी लिखें, क्योंकि अमर कर दिया उसने उनको। बिल्कुल। तो इसी तरह जावेद सदीकी हैं हिंदुस्तान, वाह वाह वाह। जो रोशनदान उनका है, और जी। दूसरे दो हैं उनके। जी। तो वो आप पढ़ें साहिर का खाका, उफ। वो आप जवेद अख्तर का खाका पढ़ें, तो मैं समझता हूँ वो उस्ताद हैं भाई। वाह। उससे पहले आप ये समझ चुगताई को जी जी आप पढ़ जी, चुके, जी जी। और भी जो हमारे यहाँ आए हैं। तो जैसे ज़माने करीब में हमारे यहाँ कराची से मुमताज़ रफ़ीक ने बहुत, हाँ, मैंने पढ़े, बिल्कुल पढ़े। गो कि वो ज़रा लठ उनकी ज़्यादा नहीं, तो वो वही तो, यही तो पहलू है। तो मैंने भी इसमें जिन लोगों पे लिखा है, मुनीर नियाज़ी पे लिखा है। अब मुनीर की इतनी बहुत सारी बातें, उनको कैसे लाना है, तो वो भी कोशिश की। मसूद बशर पे लिखा। वाह। तो 11 खाके हैं। अब्दुल्ला हुसैन पे लिखा। तो ये जिनके साथ मैं रहा, बिल्कुल ठीक। मैंने दूर से देख के नहीं लिखा। ठीक। मैं जब करीब था अंदाजे से तो नहीं लिखा। ना, अंदाजे से नहीं लिखा। इन सब के मैं बेहद करीब रहा हूँ, यानी जितना करीब एक दोस्त क्लेम कर सकता है, बिल्कुल ठीक। तो उतना करीब रहा हूँ। सही। तो जाहिर है फिर वो बातें फिर उस, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। गुफ्तगू में बहुत मज़ा आ रहा है और दिल तो नहीं चाहता कि मैं बार बार आपसे वक्फ़े का तकाजा करूं, लेकिन वक्फ़े वाले जो है ना, ये जो चाय हम पीते हैं चाय खाना में, अगर आप हमारे सेट पर आते हैं और हम आपको, तो वो चाय के पैसे उन्होंने देने होते हैं, तो वक्फ़ा ज़रूरी है। सेट अच्छा है आपका, मैंने देखा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अभी हाजिर होते हैं एक मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। नाजरीन, गुफ्तगू हो रही है असगर नदीम सैयद साहब से। दिल ये चाहता है कि इनसे बहुत कुछ पूछें, मगर वक्त और घड़ी ये कहती है कि कुछ थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी पूछ लें जो मुमकिन है। तो सर, आपने पढ़ाया भी, शायरी भी की, खाके भी लिखे, फिर नॉवेल्स भी लिखे। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप किसी ख़ास कैफियत में होते हैं, चाहे वो नज़्म लिखने की कैफियत है या नावल के किरदारों को तराशने की कैफियत, ये कैफियत कैसे मैनेज होती है? फिर उसके साथ दुनियादारी भी चलानी है, घरदारी भी चलानी है, ये इतना सारा कुछ मैनेज कैसे होता है? एक्चुअली ये बड़ी दिलचस्प बात है कि एक आदमी एक वक्त में एक नहीं होता जी। वो कई आदमी उसके अंदर बिल्कुल सांस ले रहे होते हैं। ऐसा ही। अच्छा, मिसाल के तौर पर एक आपका मुताले का इंसान है जो आपने कर रखा है, वो अपनी जगह अंदर चल रहा होता है। फिर आपने जो मुशाहिदा किया है, फिर आपने जो सफ़र किए हैं, वो एक आदमी आपके अंदर अलग से मौजूद होता है। फिर जो सूरत हाल है, वक्त है, उस वक्त में भी आप मौजूद हैं। तो ये बहुत सारी वेव्स हैं और इसको बहुत अच्छा इंटरप्रेट किया है बहुत सारे राइटर्स ने, और ख़ास तौर पर मुसव्विरों ने बहुत, मैंने अपने नावल में भी इसका जिक्र किया है कि मुसव्विर ये है कि वो कहते हैं कि जो ख्वाब है जी, ये भी हमारे लिए हकीकत है।
सही बात। जो फ्रीदा कालो थी मैक्सिको की, हाय हाय हाय। उसने जब अपनी आखिरी ज़िंदगी में, उस पर फिल्म बहुत आला है फ्रीदा, हाँ, और सलमा हाइक ने वो जी, जी, रोल जी। किया है, बल्कि फिल्म भी उसी की है। क्या बात है। तो उसमें एंड सीन बड़ा दुखी करने वाला है, जब उसकी टांगें कट चुकी हैं हाय। और वो स्ट्रेचर पे आती है, अपनी लास्ट रिबन काटती है, तो सहाफ़ी और ग्लैमर उसके पीछे आता है, तो वो उससे पूछता है कि ये जितनी तस्वीरें हैं, ये तो तुम्हारा लगता है हमें कि अभी का सफ़र है कोई, तो ये कैसे आपने कंसीव? उसने कहा ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मेरे ख्वाब हैं, हाय हाय। मैंने सिर्फ ख्वाबों को पेंट कर दिया, बस, और कुछ नहीं है। अच्छा, तो दरअसल ये मुसव्वरों ने इस तख्लीकी अमल को बहुत आला दर्जे पे लिया है। और फिल्म की हिस्ट्री में फिर आऊँगा, उसमें उन्होंने लिखा है कि 1920 में मलार में और बौदलेयर से वो मुतासर हुए, और मुतासर होकर उन्होंने जो न्यू वेव सिनेमा है ये उनकी नज़मों से निकाला है, और उन्होंने मुसव्वरों को बताया कि सुरियलिज्म भी एक टेक्निक है, और उस टेक्निक को उन्होंने फिर कहा कि फिल्में बनाओ। और ये किसने कहा? सार्तर ने कहा। सार्तर ने क्यों कहा? क्योंकि उस वक्त इटली में भी फाशिस्ट हुकूमत थी, जर्मन भी फाशिस्ट थे, हमला कर चुके थे फ्रांस पे, तो उसने कहा कि अपनी बात करने का अब वक्त है, सही, और वक्त है तो अब सुरियलिज्म का वक्त है, उसमें अपनी बात कर जाओ मेटाफर में। तो ये इस तरह, तो इसलिए ये जो वेव्स हैं ये आपके अंदर होनी चाहिए, अगर वो हैं तो फिर तो आप कहीं से कहीं, क्या बात, एक जगह से निकले दूसरे में पहुंच गए, दूसरे से निकले तीसरे में। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई सेट रूल्स नहीं है, ये कोई पैकेज नहीं है कि मुझे लिखना है, ये कोई पैकेज नहीं है कि मुझे इतना लिखना है, क्या लिखना है। बस आप अपने में गुम है या नहीं है, तब भी आपको कहीं मुतालिया, कहीं आपका मुशाहिदा, कहीं आपको कोई वाक़या, वो सारी चीज़ें मिल के चल रही। बिल्कुल ठीक। अब जिस तरह आपने अभी ये बयान किया, अगर आपका ताज़ा तरीन जो नावल है दश्ते इम्कां, अगर उसको पढ़ा जाए तो उसमें आपने ख्वाब की टेक्निक भी इस्तेमाल की, उसमें आपने कहीं कहीं एब्स्ट्रैक्ट तजरीदी चीज़ों को भी लिया, और कई टेक्निक्स के इस्तेमाल से कई ऐसे ममनुआ मौज़ूआत को आपने पेश किया जो तारीख़ के रिकॉर्ड पर होने चाहिए। और आपने, अगर मतलब मुझे आप माफ़ कर दें तो मैं ये लफ्ज़ कहूँ कि बड़ी चालाकी से आपने ऐसे मामलात को बयान कर दिया जिन पर इस मुल्क में बात करते हुए पर जलते हैं। तो ये कैसे? बस इसमें ये है कि जब मुतालिया, जैसे मैंने अभी बताया कि आप जब फ्रांसीसियों को पढ़ते हैं, जर्मन्स को पढ़ते हैं, तो वो आपको पता चलता है कि उन्होंने भी वो जो चालाकी का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, ठीक किया। तो अदब में चालाकी बहुत बुनियादी चीज़ रोल प्ले करती है। तो उससे पता ये चला कि आप आज़ादी को पहले तो फील करें, लिबरेट हो। जब आप लिबरेट होते हैं तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं, कोई चीज़ कहीं से आ रही है, कोई चीज़ कहीं से आ रही है, और कोई कनेक्ट करना है आपको। आप पुरानी चीज़ को नई से कैसे कनेक्ट करते हैं, आप गुजरे हुए ज़मानों को कैसे आज से कनेक्ट करते हैं, ये एक तख्लीकार को पता होना चाहिए और मालूम होना चाहिए। तो इसलिए दश्ते इम्कां में मैंने ख़ुद को खुला छोड़ दिया था कि भाई मैं क्या कहना चाहता हूँ, जिधर जाना भाई जाना चाहता हूँ मैं जाऊँगा, और टाइम एंड स्पेस की पाबंदी मैं हटा दूँगा। तो वो करके वो जो भी उसकी शक्ल बनी वो आपके सामने है। तो मैं इसी तरह ही बात की जा सकती थी। सही। अगर मैं ये पहले से सोच के बैठूं तो फिर तो नावल नहीं लिखा जाता। आप, हाँ, एक खाका ज़रूर होता है जहन में, आपको पता हो, और फिर आप कहानी को मैनिपुलेट करते हैं, कहानी को आप फैक्शन को फिक्शनलाइज करते हैं। मैंने बहुत सारा फैक्शन लिया है, बिल्कुल फैक्ट्स हैं, उनको फिक्शनलाइज किया है, और जब वो करते हैं तो आपका दायरा और वसी हो जाता है। तो इस बुनियाद पर बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, और जो मैं चाहता भी था कि आ जाएं। और फिर मैंने असल जो काम किया है, कहानी को घुमाया है। कहानी मालदीव से भी निकलती है, कहानी केरला से भी चलती है, कहानी नेपाल में भी सांस ले रही है, कहानी आपको जर्मनी में भी सांस लेती हुई दिखाई दे रही है, बर्लिन में, दीवारें बर्लिन के उस पार भी कहानी मौजूद है। उस कब्रिस्तान में जहाँ पाकिस्तानी, आपने जिक्र किया, पाकिस्तानियों की कब्रें हैं, वहाँ भी कहानी सांस ले रही है। तो तंजानिया में भी कहानी सांस ले रही है। तो कहानी जगह जगह से मैंने, फिर फिलिपाइन, एक ज़माने का कराची,
80s का कराची अजीबो गरीब, वो मेरा तजर्बा है जी। तो उस वक्त मैं चांद ग्रहण लिख रहा था जी। तो मैंने अपनी आंखों से ये सब देखा है, तो वो मैंने उसमें रख दिया। तो इस तरह क्या बहुत सारी चीज़ें आ गई। बिल्कुल ठीक। गुफ्तगू समेटते हैं। ऐसा लगता है कि आज का अदीब या तो मसलहत का शिकार हो गया, जो कि नज़र भी आता है, उसकी मजबूरियां दिखाई देती हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई खुद गर्ज है, लेकिन मजबूरियों का शिकार है, और या डर गया है और या मसलहत पसंद हो गया है। जिस तरह लिखा जाना चाहिए, जिस तरह एक अदीब चीज़ें रिकॉर्ड करता है तारीख़ के लिए, हमारे यहाँ वैसा हो नहीं रहा। क्यों? उसकी खुरम वजह बड़ी बुनियादी है। मैं अदीब को इसका कसूरवार नहीं कहता। जिस माहौल में वो रहता है जी। वो माहौल उसे डराता है, वो उसे परमिट नहीं करता कि तुम सोचो। अब सोचो ना, कहाँ वो रह रहा है, एक्सपोजर उसका नहीं है। आपका मुल्क, बॉर्डर आपके सील है, वो आपका अदीब कहीं बाहर नहीं जा सकता। उसने ज़िंदगी नहीं देखी, दुनिया नहीं देखी। अच्छा, उसने जो कुछ बेचारे ने पढ़ा है वो थ्रू तराजिम पढ़ा है। अच्छा, उसने मिसाल के तौर पर उसने पढ़ तो लिया, लेकिन वो ये नहीं जानता कि स्कैंडिनेविया में क्या सूरत हाल है, यूरोप में क्या है, आंखों नहीं देखा, वो उसने नहीं देखा, वो नहीं जानता। नतीजा ये है कि वो बेचारा लफ्ज़ों में घूमता रहेगा। यानी आप समझते हैं उसका विजन महदूद है। विजन भी महदूद है और तजर्बा भी। तजर्बा लफ्ज़ों में खेलेगा। अच्छा, लफ्ज़ में जान नहीं आती जब तक कि आपका तजर्बा, आपका गुदाज ना आए, तो उस गुदाज से महरूम बैठा हुआ है। तो इस वजह से मैं उसे कोई कसूरवार नहीं ठहराता। अब फिर बाज़ लोगों ने ये समझा कि कहानी के साथ आप थोड़ा तजर्बा करें, तो उन्होंने फ़लसफ़ा डाल दिया। भाई डालो यार, कहानी से कहानी का तशख़्ख़ुस मत छीनो। कहानी से कहानी का तशख़्ख़ुस नहीं छीना जाना चाहिए। दुरुस्त। ये भी हुआ, किसी ने कहा कि तारीख़ नावल बनाती है, तो वो तारीख़ में चले गए, तो कहानी का तशख़्ख़ुस फिर मजरू हुआ। तो मैं ये कहता हूँ, कहानी से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन सर, आप भी इतने सरकारी इदारों से वाबस्ता रहे जिनका काम अदब की तदरीस या अदब की का फ़रोग़ है, लेकिन हमारे यहाँ दर्जनों ये इदारे किस काम के हैं जब ये इस अदीब को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, इस अदीब को विजन नहीं दे सकते और इस अदीब को तजुर्बात नहीं दिलवा सकते? बहुत अच्छा सवाल है। एक ज़माने में था थोड़ा बहुत, एकेडमी ऑफ लेटर्स भुट्टो के दौर में, ये वो। बहरहाल मैं मुख्तसर बात करता हूँ क्योंकि वक्त नहीं है। बात यह कि ये इदारे एग्जिस्ट नहीं करते, ये कागज़ों में मौजूद हैं, ये फ़िज़िकली भी मौजूद हैं, मैं मानता हूँ। ये अपना काम भी एक तरह से किरदार नहीं अदा कर, लेकिन वो जो एक ताकत होती है, वो जो एक इंडिपेंडेंस होती है, वो जो एक अदीब के लिए एक माहौल पैदा करने की होती, वो तो खुद मजबूर हैं। वो तो, उनके पास तो बजट ही नहीं है। उनसे बात कर दो, वो कहते हैं कि जी हम तो मांगना पड़ता है। ब्यूरोक्रेसी उनके सर पे मुसल्लत है। ये इदारे ब्यूरोक्रेसी के साथ नहीं चला करते। इंडिया में जितने इदारे हैं आज़ाद हैं। ये बिल्कुल मैंने लिखा भी है अपने नावल में, ये आज़ाद हैं, इसलिए वो प्रोग्रेस कर रहे हैं क्योंकि उनको अदीब चला रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो आपको पता है, एक ब्यूरोक्रेट जो है वो जो कह देगा उसके बाद चीज़ें ख़त्म। ठीक। तो ये कभी भी ठीक नहीं होगा। ठीक है। आखिरी सवाल ज़रा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आपका नावल दश्ते इम्कां पढ़ के कई मकामात पे ऐसा लगा कि आपने क्लिशे तोड़े। बड़े बड़े नाम जो इस मुल्क में ज़मानत समझे जाते हैं अदब की और हमारा अदबी चेहरा है, तो आपको पढ़ते हुए एहसास हुआ कि हमारे साथ धोखा किया गया है उनके नाम पर, और बड़े बड़े कद बना के दिखाए गए लेकिन उतने कदावर थे नहीं। एक बात ये, और इसके साथ मैं जोड़ूंगा कि हमारे यहाँ जो रोशन ख्याली और तरक्की पसंदी की तहरीक थी, मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि उसके नाम पर भी धोखा हुआ हमारे साथ। बड़े बड़े लोग जो रोशन ख्याल क्लेम करते थे वो आखिर में मजहबी निकले। आप भी तो हैं ना, आपने कभी इस बहस में नहीं पड़े कि मैं मजहबी हूँ या रोशन ख्याल हूँ, आप अपना काम कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कहते आप करें, लेकिन कोड ना करें। अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो फिर आप पे जिम्मेदारी है कि आप उस विजन के साथ खड़े रहें कि आप आया मजहबी हैं या मज़हब की अपोजिट साइड खड़े हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि रोशन ख्याली का कोटा भी मजहबियों ने लूट लिया इस मुल्क में। तो ये दोनों चीज़ें जोड़ के मैं जानना बहुत अच्छे सवाल आपने किया है। पहले मैंने भी ये तोड़ा है ये सारा। एक्चुअली हुआ क्या है कि आर्कीटाइप्स बन जाते हैं हर ज़माने के, ठीक है। और बाज़ खुशकिस्मत लोग होते हैं
जिनको ज़माना ऐसा मिल जाता है जिसमें उनका आर्कीटाइप बड़ा ठीक ठाक बना दिया जाता है, मजाज जी आपके सामने, बिल्कुल ठीक है। और इस्मत चुगताई, मैं उनके टैलेंट को कम नहीं कर रहा, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ खुश नसीबी कि वो उनकी खुश नसीबी है कि वो आर्कीटाइप बन जाते। अब मिंटो को किसी ने ओन नहीं किया, वो आर्कीटाइप नहीं बना, वो आपके सामने है। वो फिर कैसे निकला है, वो फिर निकल गया, उसने कहा रखो अपने पास अपनी तरक्की पसंदी, रखो अपने पास आपके आर्कीटाइप्स, मैं फिर ये हूँ। तो वो एक मिसाल है, वो उसको मैंने डिस्कस किया, बिल्कुल किया। अच्छा, फिर जोश साहब, वो उनको एक ज़माना ऐसा मिला, फिर जिगर, मैं उनको छोटा नहीं कर रहा मगर मैं ये कह रहा हूँ कि उनका जो तूती बोला, और ये बात इंतज़ार हुसैन अक्सर कहा करते थे कि भाई इन्होंने तो मेले लूटे हैं, लेकिन भाई अब देखते हैं तो वो कुछ भी नहीं है। तो खैर, तो इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, उनकी किस्मतें क्या थीं, वो किस तरीके से आगे आए, चले आ गए। लेकिन आज अगर आप देखते हैं तो एक फैज़ है जी, एक नासिर है जी, एक मुनीर है जी, एक अहमद मुश्ताक है जी, और एक राशिद है। आपको फिर कुल असासा आपको इतना ही मिलेगा। तो यानी ये जो हमारे यहाँ अदबी मेलों का चलन हुआ है कुछ बरसों से, और आप सब तरह के मेलों में शामिल भी रहे हैं और आप तनकीद भी करते रहें, पता नहीं अब ये आपका तजाद है या आपकी ये रैशनलिज़म है कि आपने कंट्रीब्यूट भी किया लेकिन आपने क्रिटिसिज्म भी किया, तो ये फिर मेले ठेले कुछ नहीं कर सकते, तख्लीक ही आखिरी फैसला है। फैसला तो तख्लीक है। अब मेलों का ये चक्कर है, आप जानते हो, ये कारपोरेट सेक्टर इसमें है। अच्छा, कारपोरेट सेक्टर ने अभी तक अपने आप को इन्फ्लुएंस नहीं किया या दबाव नहीं डाला, ये अच्छी बात है, क्योंकि वो पीछे रह के देखा, ठीक है, लोगो लगा दिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी मर्जी से करो, ये नहीं कहा, जिसकी वजह से फेस्टिवल सर्वाइव कर रहे हैं। और फेस्टिवल की सबसे बड़ी बात यह है कि एक मुसाहिबत है, एक डायलॉग है, और उसमें तारीख़ भी है, कल्चर भी है, मुसव्वरी भी है, म्यूज़िक भी है। ये सारी चीज़ें अदब को फ़ायदा पहुंचाती हैं। अदीब ने अपने साथ ज़्यादती की है कि ख़ुद को मुसव्वरी से नहीं जोड़ा, ख़ुद को फिल्म से नहीं जोड़ा, ख़ुद को मौसीकी से नहीं जोड़ा, अपने साथ ज़्यादती की है। ये सारे इकट्ठे अलूम है, लतीफ़ा पूरा है, इनमें इनसे जुड़ना चाहिए। आप किसी अदीब से पूछें कि फ्रांस के किसी पेंटर का नाम बताओ, नहीं आएगा, तो ये गलत है। तो ये जिन लोगों ने, इंडिया में ऐसा हुआ कि एक हिंदी अदीब है तो उसको ये भी पता है कि अंग्रेज़ी अदीब क्या है, उसको ये भी पता है कि उर्दू में क्या हो रहा है, उसको ये भी पता है कहाँ। तो हमारी बदकिस्मती ये रही कि अदीब को आपने अलग करके बिठा दिया कि तू अदीब है, तो उसकी वजह से फिर तो फेस्टिवल ने जोड़ा है। जहाँ तक फेस्टिवल के क्रिटिसिज्म का ताल्लुक है, वो आपकी बात दुरुस्त है कि उसमें अब वो रिपीट हो रही हैं चीज़ें, और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मतलब मज़ा नहीं दे रही, तो वो अपनी जगह क्रिटिसिज्म है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो तरक्की पसंदी के नाम पर हमारे साथ धोखा हुआ। तरक्की पसंदी भी देखना पड़ेगा कि किस तरह से उसका नारा कैसे लगा, कहाँ लगा, और फिर उसके साथ फिर मुनाफकत कैसे आई, और फिर किस तरीके से दोगलापन, और वो इस सोसाइटी का दोगलापन है, वो आपकी तारीख का दोगलापन है। उस दोगलेपन की वजह से फिर वो तरक्की पसंदी की भी शनाख्त जो है वो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ रही है। ठीक, बिल्कुल ठीक। सर, गुफ्तगू करने को दिल तो बहुत चाह रहा है, लेकिन आपसे इजाज़त चाहिए, इस उम्मीद के साथ कि आपसे दोबारा हम ज़रूर बात करेंगे। बस जाते जाते मैं पूछना चाहता हूँ कि नए लिखने वालों को क्या मशवरा देंगे, चाहे वो अंग्रेज़ी में लिखें या उर्दू में लिखें, ख़ास तौर पे अगर वो फ़िक्शन लिखते हैं तो क्या मशवरा देंगे उनको? मैं तो यही कहूँगा कि ज़ुबान और उसलूब से हट जाओ, उसकी अगर आपने उसकी को फॉलो किया तो फिर आप वो सब कुछ दे नहीं पाओगे, वो फिर ज़बान तो रह जाएगी, लेकिन जो तजर्बा है, जो आप पर बीती है, जो आपका मुशाहिदा है, जो आपने पढ़ा है, उसको रचाओ के साथ, रचाते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, फिर अच्छा उतारते। फिर मैं यही कहूँगा, विजुअल मीडियम को छोटा मत समझें। बिल्कुल, आप फिक्शन लिखते हैं तो भाई टॉप की फिल्में ज़रूर देखें। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने फिल्म देखी तो कोई नकल करनी है, नहीं, वो रचाओ है। ऐसी ऐसी फिल्म है
जो आपको कहीं से कहीं तब्दील कर देती है। सही अब ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी कहानी को फॉलो करें या उसकी कहानी को लिखना शुरू कर दें, ये मैं नहीं कह रहा। सही बात। उसको रचा लें हाँ। तो उसका इमेज ही आपको 10 सफ़े दे जाएगा। क्या बात है, तो क्या बात। ये है, ये मेरा आज के। वाह वाह, बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और लाहौर का मौसम भी आज रोमानवी है और गुफ्तगू भी आपने रचाव वाली की है, मज़ा आ गया। खुर्रम साहब, आपकी मोहब्बत है, आप आ गए तो मैं बैठा होता हूँ, कोई आए मैं बात कर देता हूँ। बहुत तो आपका प्रोग्राम चूँकि देखता हूँ, जी। इसलिए मुझे खुशी हुई बहुत शुक्रिया। कि इसमें तो बातें ही ऐसी होती हाय हैं। हाय। तो बस आपका आपको सपोर्ट है मेरी, बहुत कि आप ये काम करते रहें। बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, आपने सुना असगर नदीम सैयद साहब की गुफ्तगू को। ये उन चंद मादूदे चंद शख्सियात में से हैं जो वो बात करते हैं जो समाज से होती हुई हमारी रूह से बातन तक, अंदर तक जाती है। और ऐसी तासीर, ऐसी शीरनी, ऐसी मिठास अब खाल खाल है, लेकिन शुक्र है अभी हमारे माशरे में ऐसी शख्सियात मौजूद हैं। इनकी गुफ्तगू को सुनिए, बारहा सुनिए, बार बार सुनिए। सिर्फ़ इसी प्रोग्राम की गुफ्तगू को नहीं, जो ये कहते हैं, जो लिखते हैं, बोलते हैं, वो सब सुनिए। क्योंकि हम अगर गौर से सुनेंगे तो शायद हम उस पर अमल कर सकें, और अगर अमल हुआ तो हम अपने इस माशरे को सबूहाली की तरफ जाने से रोक सकेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होती है अगली किसी मौजूद मेहमान शख्सियत के साथ। उस वक्त तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़।